हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी वाला। मैं हूं गरिमा और आज हम देखने वाले हैं 17 मार्च का करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स की जो क्लासेस चल रही हैं ये यूपीपीसीएस के लिए डिजाइंड है और ये आपको वनडे एग्जाम्स में भी काम आने वाली हैं। ठीक है, वनडे एग्जाम्स में और यूपीपीसीएस में सीधे 90 to 95% क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। और आपको इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक है कमेंट बॉक्स में, तो आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और फ्री पीडीएफ डाउनलोड करें। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ना एक जो पीआईएल है उसको एक प्ली को रिजेक्ट किया है और कहा है कि प्ली क्या थी पहले उसको समझ लेते हैं। तो उसमें एक एनजीओ है, सर्वेश मंगलम एनजीओ, उसने कहा कि जो एक ब्लड टेस्ट करने का टेस्ट होता है, ठीक है, एक होता है एलिसा टेस्ट, एक होता है न्यूक्लिक एसिड टेस्ट। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड टेस्ट जो है उसको कंपलसरी कर दिया जाए कि सभी ब्लड बैंक में इसको मैंडेटरी किया जाए। तो ऐसी उसकी सिफारिश थी, जो एनजीओ है वो चाहता था। क्यों चाहता था? क्योंकि सभी को राइट टू सेफ ब्लड है और राइट टू सेफ ब्लड पार्ट है राइट टू लाइफ का आर्टिकल 21 के तहत। तो ये एनजीओ ने कहा क्योंकि ये वाला जो टेस्ट है ना, न्यूक्लिक एसिड टेस्ट, इससे जो ब्लड है वो अच्छे से जो है उसकी जांच हो पाती है। कैसे हो पाती है अभी इसे समझेंगे डिटेल में, तो पहले मुद्दा समझ लेते हैं ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि पहला तो कुछ कारण दिए उसने कि ये सरकार के ऊपर है, जुडिशियरी के पास इतना एक्सपर्टाइज भी नहीं है ना, और कुछ फिजिकल कंस्ट्रेंट भी हो सकते हैं क्योंकि ये जो न्यूक्लिक एसिड टेस्ट है ये थोड़ा सा महंगा है। ठीक, तो इसको करते हुए जो हमारे सीजेआई हैं जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने मना कर दिया इस प्ली को और कहा कि जो जुडिशियरी है वो इट कैन नॉट प्रिटेंड टू नो मेडिकल साइंस, है ना। जुडिशियरी को नहीं पता कि मेडिकल साइंसेस क्या है, तो वो टेक्निकल प्रोटोकॉल्स को ऐसे थोप नहीं सकती किसी भी संस्था के ऊपर। ठीक है, दूसरा उन्होंने कहा कि फिजिकल फेडरलिज्म में अगर हम एक एक्सपेंसिव टेस्ट जो एनएटी है, न्यूक्लिक एसिड टेस्ट है, वो एक बहुत महंगा टेस्ट है, अगर हम उसको कंपलसरी कर देंगे तो स्टेट्स के ऊपर एक बेवजह का बर्डन आएगा। ठीक, तो ये पॉलिसी डोमेन का पार्ट है, ये पॉलिसी मेकिंग का पार्ट है और पॉलिसी मेकिंग एग्जीक्यूटिव का काम है, ना कि जुडिशियरी का। ठीक है, तो ये तीन बातें कहते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने मना कर दिया कि हम जो है एनएटी को या न्यूक्लिक एसिड टेस्ट को रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, मतलब कंपलसरी नहीं कर रहे हैं, है ना। अब हमें समझना होगा कि ये न्यूक्लिक एसिड टेस्ट क्या है और अभी जो चल रहा है एलिसा टेस्ट, है ना। अभी जो जनरली होता है, होते दोनों हैं लेकिन कंपलसरी नहीं है ना। तो जो सरकारी ब्लड बैंक्स वगैरह होते हैं उनमें एलिसा टेस्ट जो है, और जनरली जो पैथ लैब्स होती है उनमें भी, तो एलिसा टेस्ट को ज़्यादा करवाया जाता है। तो एलिसा टेस्ट क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ज़्यादातर ब्लड बैंक्स में यही वाला टेस्ट होता है। तो इसमें होता क्या है कि मान लीजिए आपको किसी जो पैथोजन है उसका पता लगाना है ब्लड में। तो जैसे ही हमारे शरीर में कोई पैथोजन आता है, कोई रोगाणु आता है, तो क्या होता है, शरीर का इम्यून सिस्टम होता है। ठीक, इम्यून सिस्टम उससे लड़ने के लिए, उस रोगाणु से लड़ने के लिए बनाता है एंटीबॉडीज। ठीक है, तो ये जो एंटीबॉडीज हैं, ये एलिसा टेस्ट इन एंटीबॉडीज की जांच करता है। ठीक है, तो अब इसमें एक इश्यू है, विंडो पीरियड प्रॉब्लम। अब ये विंडो पीरियड प्रॉब्लम क्या है? अब मान लीजिए कि हमारी बॉडी में रोगाणु तो आ गया, पैथोजन तो आ गया, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा जैसे ही पैथोजन आया वैसे ही एकदम एंटीबॉडीज बन जाएंगी। हमारे शरीर को समझने में कि हाँ कोई रोगाणु आया है, फिर उस पर प्रतिक्रिया करने में, अपने एंटीबॉडीज बनाने में 20, 30, 40, मतलब 20 से लेकर 60 दिनों तक का समय लग जाता है। ठीक, अब अगर इन 20 दिन से पहले, अब मान लीजिए आज पैथोजन आया और हमने 20 दिन के अंदर ये एलिसा टेस्ट कराया, तो फिर तो वो डिटेक्ट ही नहीं होगा कि पैथोजन है, क्योंकि ये पैथोजन को डिटेक्ट नहीं कर रहा, ये रोगाणु की जांच नहीं कर रहा कि रोगाणु आया है या नहीं। ये किसकी जांच करता है कि क्या ये ऐसे कहता है कि अगर रोगाणु आया होगा तो एंटीबॉडी बने होंगे, तो हम एंटीबॉडी को जांच लेते हैं। लेकिन एंटीबॉडी बनने में तो 20 दिन का समय लगेगा ना, तो विंडो पीरियड है। तो अगर हमने इस 20 दिन के अंदर ही टेस्ट कराया तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि रोगाणु आया है या नहीं आया। समझ रहे हैं ना।
तो जो हो सकता है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसमें जो ब्लड डोनेट करने आया है, जो रक्तदान करने आया है, उसमें वो पैथोजन मौजूद हो, ठीक है। लेकिन क्योंकि उस समय पे एंटीबॉडीज नहीं बने थे तो एलिसा टेस्ट डिटेक्ट नहीं कर पाता, और बहुत से केसेस में क्या होता है, गलत रक्त चढ़ा दिया जाता है, कंटेमिनेटेड, मतलब उसमें कुछ रोगाणु होंगे जो दूसरे व्यक्ति जिसको वो रक्त चढ़ाया जाता है उसको भी बीमार कर देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो वो एनजीओ है वो कहता है एनईटी टेस्ट को मैंडेटरी किया जाए। एनईटी टेस्ट क्या है? ये बहुत ही सेंसिटिव मॉलिक्यूलर टेक्निक है जो अणुओं का अध्ययन करती है ना, और जो वायरस है, वायरस के ही जेनेटिक मटेरियल, जो वायरस का डीएनए आरएनए होता है उसकी ही जांच करती है, उसको ही डिटेक्ट करती है। और तो अब ये बताइए, एंटीबॉडी तो डिटेक्ट नहीं कर रही, तो एंटीबॉडी नहीं करेगी तो अगर जैसे ही वायरस शरीर के अंदर गया, इसने ब्लड जांच में जांच की, तो उससे पता चल जाएगा कि वायरस है या नहीं, क्योंकि ये सीधे वायरस की जांच करती है, ना कि एंटीबॉडीज की। लेकिन क्योंकि आणविक संरचना की जांच है, जेनेटिक मटेरियल की जांच है, तो बहुत ही ज़्यादा महंगी है ना, काफ़ी एक्सपेंसिव है, और बहुत जो इसके लिए हमें बहुत अच्छी क्वालिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, तो अच्छी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, और इवन इसको हैंडल करने के लिए जो लोग हैं, है ना, वो भी स्पेशलाइज्ड होने चाहिए। तो यही वजह है कि बहुत सारे जो ब्लड बैंक्स हैं उनमें ये टेक्निक है पर यूज़ नहीं होती, या फिर है ही नहीं, ठीक है। तो ये इसमें एक बाधा है, लेकिन अच्छी बात क्या है कि बहुत शुरुआती स्तर में ही जो है वायरस को पता कर लेती है। तो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे वायरस हैं जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस C, ठीक। तो अगर हमें ये पहले से ही पता चल जाए कि किसी व्यक्ति के भीतर ये वायरस प्रवेश कर चुके हैं, तो इन वायरस को अन्य व्यक्तियों तक पहुंचने से, उनके प्रसार से रोका जा सकता है, ठीक। तो वहाँ पे ये जो NAT टेस्ट है ये बहुत कारगर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा लेकिन काफ़ी महंगा है, तो हम सरकार पे बर्डन नहीं डाल सकते, और ये सबसे मेन बात तो पॉलिसी मेकिंग का इशू है ना। तो जुडिशरी ने यहाँ पे खुद को एग्जीक्यूटिव के काम से साइडलाइन किया, और एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया कि हमारी जो जुडिशरी है वो ऐसा नहीं है कि बहुत ही इंटरफेयर करती है सरकार के कार्यों में, है ना। तो एक अच्छा उदाहरण यहाँ पे जुडिशरी ने प्रस्तुत किया है, और सरकार अब देखेगी, है ना, कि इस NAT को प्रमोट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसको सब में मैंडेटरी करना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा जा सकता है आपसे पीटी में, कि NAT टेस्ट है वो डिटेक्ट करता है एंटीबॉडीज को, तो मैंने आपको बताया एंटीबॉडीज को नहीं, एंटीबॉडीज को कौन डिटेक्ट करता है? एलिसा टेस्ट, ठीक है। NAT टेस्ट किसको डिटेक्ट कर रहा है? NAT टेस्ट डिटेक्ट कर रहा है हमारे पैथोजन को, ठीक। एलिसा टेस्ट हैज लॉन्गर विंडो पीरियड कंपेयर टू NAT, सही है ना। इसकी ये 20-22 दिन बाद ही पता कर सकता है, लेकिन NAT जल्दी से 3-4 दिन के भीतर ही पता लगा लेगा। NAT रिड्यूसेस द विंडो पीरियड फॉर डिटेक्टिंग, ये ठीक है ना। तो 1 गलत है, तो 1 से ही हमारे 3 ऑप्शन गलत हो गए थे, और 2, 3 सही है, तो आंसर बनेगा A। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट रूल्स आए हैं 2026 के। क्या है रूल, इनमें रूल 3 में अपडेट हुआ है थोड़ा सा, उसको समझ लेते हैं। तो ये जो रूल्स है ना, ये संबंधित हैं कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट्स से, ठीक है। कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट्स क्या होते हैं कि देखिए, जो बड़े बड़े उद्योग हैं, है ना, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जिनकी चल रही हैं, बड़े उद्योग हैं, तो अगर वो सरकार से ऊर्जा लेते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, तो सरकार का इलेक्ट्रिसिटी की जो ग्रिड है उस पर टैरिफ बढ़ता है, ट्रैफिक बढ़ता है, ठीक है। अब क्या है, सरकार को लोगों को भी पहुंचानी है और उधर उद्योगों को भी पहुंचानी है बिजली, तो ऐसे में क्या होता है कि ट्रैफिक डिमांड ज़्यादा होती है, और कभी कभी ऐसे समय भी आते हैं जैसे गर्मियों में पीक डिमांड का सीज़न होता है, तो ऐसे समय में जो सरकार है वो अबाधित रूप से सप्लाई नहीं कर पाती है ना बिजली, जो हमारे उद्योग हैं उनको बिजली की। तो कुछ उद्योग क्या करते हैं, अपने स्वयं के बिजली संयंत्र लगा लेते हैं, ठीक, ताकि उन्हें अबाधित रूप से जो है बिजली की आपूर्ति होती रहे, और ऐसे जो पावर कट्स होते हैं सरकार की ओर से उनसे बचा जा सके। तो उन्हें कहते हैं कैप्टिव जनरेटिव प्लांट्स, ठीक है, अपने स्वयं के बिजली घर, है ना, आसानी से कह सकते हैं आसान भाषा में, कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट्स या फिर अपने स्वयं के बिजली घर।
तो ज़्यादातर उद्योग, जो बड़े उद्योग हैं, वो ऐसे हाई ट्रैफिक से बचने के लिए इस तरह की चीज़ों को कर रहे होते हैं ना, इस तरह के प्लांट्स लगा रहे होते हैं। अब सरकार ने उन प्लांट्स को लेके ना कुछ नियम बताए हैं, तो आपको हल्का हल्का सा ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि डेफिनेटली क्वेश्चन आने ही वाला है। तो सबसे पहले तो हम कब मानेंगे कि कैप्टिव है कोई प्लांट? तो जब जिस कंपनी का है, जो ओनर है उसका, उसके पास कम से कम 26% ओनरशिप होनी चाहिए। ठीक है, जो कैप्टिव यूजर्स हैं उनके पास 26% ओनरशिप हो उस प्लांट की, और कम से कम 51% वो उसका कंज्यूम करते हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपने अपना स्वयं का बिजली घर लगाया, ठीक है, एक किसी इंडस्ट्री ने, और 51% तो वो खुद यूज कर रहे हैं, और अगला जो भी बचा 49% वो किसी और को दे रहे हैं, है ना। लेकिन अगर ये कम यूज कर रहे हैं और ज्यादा बेच रहे हैं, तो फिर इन्हें कैप्टिव यूजर नहीं माना जाएगा। ठीक है ना, फिर तो बिजली को बेचना इनका काम हो गया, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ओनरशिप का क्राइटेरिया क्या है, कंजम्पशन का, कि जो कंपनी आपकी है, जो ये कैप्टिव जनरेटिंग यूनिट्स लगा रही है, उसमें आपका शेयर होल्डिंग 26% होनी चाहिए मिनिमम, और आपकी कंपनी जो कंज्यूम कर रही है, वो जितनी भी बिजली तो उत्पादित हो रही है, उसका मिनिमम 51% आपको कंज्यूम करना है। ठीक है, तो क्या उद्देश्य है इस अमेंडमेंट का? मतलब ये कोई अमेंडमेंट नहीं था, है ना, ये तो मैं आपको बस बता रही हूँ कि क्या डेफिनेशन क्या थी, है ना। अब जो आगे अमेंडमेंट हुए हैं उनका उद्देश्य क्या है कि कुछ जो मॉडर्न कॉर्पोरेट सेक्टर है, उसमें कुछ इंटरप्रिटेशनल एम्बिगिटीज आ गई है ना, कि व्याख्याएं स्पष्ट नहीं है। तो सरकार ने स्पष्टता से कहा भाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जरूरी है कि सब लोगों के दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि रूल्स क्या कहते हैं ना। तो उसके लिए सरकार लेकर आई है। तो क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? पहला है एनुअल वेरिफिकेशन, कि अब जो भी आपकी कैप्टिव स्टेटस है कि कितनी बिजली है, उसका सत्यापन साल में एक बार किया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है बार बार किया जाएगा। ठीक, फिर एक नोडल एजेंसी भी बनानी होगी राज्यों को, क्योंकि बिजली जो है राज्यों का भी विषय है ना। तो राज्यों को और यूनियन टेरिटरीज को अपनी एक नोडल एजेंसी बनानी होगी वेरीफाई करने के लिए उनके कैप्टिव स्टेटस को। ठीक है, इसके बाद है इंटरस्टेट प्रोजेक्ट। अगर जो स्टेट में ही लग रहे हैं उनका वेरिफिकेशन तो कौन करेगा? स्टेट करेगा, ये नोडल एजेंसी बनाएगा। लेकिन ऐसे भी तो कुछ प्रोजेक्ट होंगे जो 2 स्टेट में है, 3 स्टेट में है ना, मल्टी स्टेट है। तो अगर ऐसे इंटरस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं तो उनका सत्यापन कौन करेगा, उनका वेरिफिकेशन कौन करेगा? नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर। ठीक है, ये एक एजेंसी है, ये करेगी। ठीक, इसके अलावा ग्रुप कैप्टिव फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है। अभी क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए कि रिलायंस एक कंपनी है ना, तो उसकी सब्सिडियरी कंपनीज भी काफी सारी हैं। ठीक, तो पहले ऐसे माना जाता था कि अभी आपको अगर आपकी एक कंपनी बिजली बना रही है तो वो ही उसे कंज्यूम करेगी, है ना। ग्रुप कैप्टिव नहीं था कि ज्वाइंटली अगर बहुत सारे लोग मिलकर ऐसे एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं तो वो यूज कर सके, ऐसा प्रावधान नहीं था। तो अब सरकार ने इसको रिलैक्स करते हुए कहा है कि सभी कई सारी संस्थाएं मिलकर संयुक्त रूप से ऐसे परियोजनाओं का संचालन कर सकती हैं, और इवन एक ही अगर कंपनी है, ठीक है, और उसकी सहायक कंपनियां हैं कई सारी, तो उनको भी सब जो ओनरशिप की डेफिनेशन है उसमें उन सभी को ही माना जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि ओनरशिप का मतलब वो सब्सिडियरी की ओनरशिप होना चाहिए। ठीक, तो अगर आपके पास बहुत सारी कंपनीज हैं, सब्सिडियरीज हैं, होल्डिंग कंपनीज हैं, तो उन सबको जो है इसमें काउंट किया जाएगा, जो आपका ओनरशिप का क्राइटेरिया है उसको मिलाकर होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट के लिए मिनिमम कितनी ओनरशिप होना जरूरी है? तो 26%। और कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करना जरूरी है? तो 51%। और क्या पूछा जा सकता है कि क्या उद्देश्य है? इलेक्ट्रिक टैरिफ बढ़ाना नहीं, न्यूक्लियर एनर्जी बढ़ाना नहीं, एम्बिगिटीज को दूर करना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाना। तो ये हमारा इसका उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट है कि राज्यसभा में ना बहुत सारे प्राइवेट मेंबर्स ने अपने बिल रखे हैं। ठीक है, तो कौन कौन से बिल हैं, क्या हैं, वो तो बहुत ज्यादा मैंने लिस्ट दी है, लेकिन वो हमारे ज्यादा काम के नहीं है।
हमारे काम का क्या है इसमें कि प्राइवेट बिल क्या होते हैं, है ना, कैसे रखे जाते हैं, तो वहां से हमारे को क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले तो प्राइवेट बिल होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक बात समझनी है कि एक तो होती है एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एक होती है लेजिस्लेचर, ठीक, और जुडिशरी को छोड़ देते हैं ना, पार्लियामेंट में ये दो चीजें हैं, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, ठीक। तो अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि पार्लियामेंट में जो है 500 सदस्य हैं, ठीक है। उन 500 सदस्य में से 300 सदस्य तो रूलिंग पार्टी के हैं, ठीक है, जिसकी सरकार है, और 200 सदस्य किसके हैं, ओपोजिशन के, ठीक है। अब ये जो 300 सदस्य हैं, ऐसा तो नहीं है ये 300 के 300 क्या बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, है ना। इन 300 में से मान लीजिए 100 सदस्य क्या बन गए हैं, कुछ उनके पास मंत्रालय है, ठीक है, मतलब ये 100 सदस्य किसके भाग हो गए, एग्जीक्यूटिव के, सरकार के भाग, ठीक। जो बचे बाकी के 200 सदस्य, ठीक है, इन 300 में से 100 सदस्य हटा दिए हमने, तो 200 सदस्य जो बचे हैं हमारे, वो अभी जो रूलिंग पार्टी है, थोड़ी देर के लिए बीजेपी मान लेते हैं, वो बीजेपी के तो भाग हैं, लेकिन वो सरकार का पार्ट नहीं है, है ना, वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं है, समझ पा रहे हैं ना। तो अगर ये ओपोजिशन के मेंबर कोई बिल लाते हैं, या ये 200 रूलिंग पार्टी के ही मेंबर अगर बिल लाते हैं, ठीक है, लेकिन शर्त क्या है, ये रूलिंग पार्टी के मेंबर मंत्री नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति या तो ओपोजिशन का हो या रूलिंग पार्टी का है लेकिन मंत्री नहीं है, वो ऐसा बिल लेकर आता है, तो क्या होता है, उसे प्राइवेट मेंबर में बिल कहा जाता है। तो हम आसान शब्दों में अगर इसे एक लाइन में समझें, तो मंत्रियों के अतिरिक्त अन्य कोई भी सदस्य, ठीक है, वो किसी भी पार्टी का मेंबर है, वो अगर बिल लेकर आएगा तो उसे क्या कहा जाएगा, प्राइवेट बिल कहा जाएगा, ठीक है। तो प्राइवेट बिल जो होते हैं ट्रेडिशनली फ्राइडे को डिस्कस होते हैं, समझते हैं कैसे कैसे, कौन कौन से डिस्कस रखे गए हैं ये देख लीजिए पहले। एक एल्डरली पेरेंट केयर लीव बिल है, इसमें जो बीजेपी की सुमित्रा बाल्मीकि उन्होंने प्रस्तुत किया, उन्होंने कहा है कि जैसे बच्चों की केयर करने के लिए मैटरनिटी लीव मिलती है ना, ऐसे जो बुजुर्ग पेरेंट्स हैं, है ना, उनकी अगर केयर करनी है, उनको भी उनको मान लीजिए हॉस्पिटलाइज हुए हैं या कोई भी केयर की ज़रूरत है, तो उनकी केयर के लिए भी एल्डरली पेरेंट केयर लीव होनी चाहिए, ठीक है। फिर एक कोल्हापुरी लेदर को लेके है, कोल्हापुर कहाँ के लिए है, कौन से राज्य की है ना, कोल्हापुर कौन से राज्य में है और कोल्हापुर का क्या फेमस है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक। तो वहाँ पे लेदर क्राफ्ट को प्रमोट करने के लिए एक बिल आया है, एक क्लाइमेट रेजिलिएंट के लिए, एक ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए, ठीक है। जनरली हमें ये बिल जानना बहुत जरूरी नहीं है, ये एक एल्डरली वाला आप ध्यान रख सकते हैं मेंस वगैरह में लिखने के लिए, बाकी यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, प्राइवेट मेंबर बिल और गवर्नमेंट बिल में क्या अंतर है। तो जो प्राइवेट बिल है उसे जो है कोई भी एमपी प्रस्तुत कर सकता है जो मिनिस्टर नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट बिल होते हैं वो किसी मिनिस्टर के द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं, किसी मंत्री के द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं। प्राइवेट बिल अगर आपको प्रस्तुत करना है तो 1 महीने का नोटिस देना होगा, लेकिन गवर्नमेंट बिल में 1 महीना नहीं, कितने दिन का नोटिस देना होता है, केवल 7 दिन का, ठीक। प्राइवेट बिल केवल फ्राइडे को, ऐसा मतलब नियम नहीं है, लेकिन एक प्रथा सी बनी हुई है ना कि फ्राइडे को ही रखे जाते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट बिल है वो किसी भी हफ्ते के किसी भी दिन में रखे जा सकते हैं। प्राइवेट बिल तैयार करना है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, उस व्यक्ति की होगी जो वो बिल प्रस्तुत कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो गवर्नमेंट बिल है उनको तैयार करना है तो उस पूरे मंत्रालय की जिम्मेदारी होगी, ठीक है, मंत्रालय या लॉ डिपार्टमेंट। प्राइवेट बिल के पास होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, अभी तक जब से देश आजाद हुआ है केवल 14 प्राइवेट बिल ही पास हो पाए हैं, लेकिन जो सरकारी बिल है उनके पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो मेजॉरिटी से बैक्ड होते हैं ना, कि बहुमत का समर्थन होता है, तो वो पास हो ही जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है, प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है ओनली बाय ओपोजिशन मेंबर, नहीं, मिनिस्टर नहीं, एनी एमपी हु इज नॉट अ मिनिस्टर, है ना, तो सी आंसर होगा इसका। और क्या आ सकता है इसमें कि बेस्ट एक्सप्लेन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल, है ना, कि निजी सदस्य विधेयकों का महत्व किस प्रकार समझाया जा सकता है, कि वो हमेशा कानून बन जाते हैं, नहीं, हमने अभी देखा
कि केवल 14 ही विधेयक अभी तक ऐसे हैं जो पास हुए हैं, है ना। दे हाईलाइटेड इशू नॉट प्रायोरिटाइज बाय द गवर्नमेंट, ये ठीक है, ठीक है। देखो प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर नहीं कि जो एमपीज हैं वो बिल क्यों ला रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पे सरकार ध्यान नहीं दे रही है, ठीक है। तो वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि हम भी एमपी हैं तो हमें भी ऐसा इस पे ध्यान दिलाने के लिए एक बिल लाना चाहिए। तो प्राइवेट मेंबर बिल का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि उन मुद्दों को उजागर करना, उन मुद्दों को हाईलाइट करना जिन पे जो सरकार है वो ध्यान नहीं दे रही है या वो जो सरकार की प्राथमिकता में नहीं है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा समृद्ध ग्राम फिजिटल सर्विस पायलट इनिशिएटिव, पायलट प्रोजेक्ट है, ठीक है क्या समृद्ध ग्राम फिजिटल सर्विस। तो समृद्ध ग्राम मतलब ग्राम को समृद्ध बनाना है ना। फिजिटल मतलब फिजिकल प्लस डिजिटल, ठीक। तो अब इस फिजिटल मॉडल को समझते हैं और फिर समझेंगे न्यूज़ क्या है। तो फिजिकल मतलब कि जो इसमें ना सर्विस सेंटर होंगे, ठीक है। जो फिजिकल सर्विस सेंटर है उसके साथ साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा, ठीक है। फिजिकल प्लस डिजिटल बना फिजिटल। क्या क्या होगा इसको अभी देखेंगे। कि देखो अभी क्या है ना कि सरकार ने कनेक्टिविटी तो दे दी, ठीक है, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है ग्रामीण इलाकों तक, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा। कई लोग हैं उनके घर पे कंप्यूटर्स नहीं है ना। कई लोग हैं और अन्य जो भी चीज़ें चाहिए होती है या विशेषज्ञता है वो नहीं है, ठीक। तो इन वजह से सरकार ने क्या करा कि एक समृद्धि केंद्र बनाने का सोच रही है और जो फिजिटल सर्विस देंगे, फिजिकल सर्विस भी होगी वहाँ पे और डिजिटल सर्विस भी होगी, ठीक है। मतलब कि भौतिक रूप से चीज़ें भी मौजूद रहेंगी और डिजिटल सर्विसेज भी होंगी, डिजिटल कनेक्टिविटी भी होगी। और खाली कनेक्टिविटी प्रोवाइड नहीं कराना इसका उद्देश्य है, जो हमारा उद्देश्य है कि कनेक्टिविटी लोगों तक पहुंचेगी तो उनका विकास होगा, तो उस कनेक्टिविटी को सार्थक रूप से यूटिलाइज करना है ना। तो सरकार इसके लिए क्या कर रही है, समृद्धि केंद्र, जो पहला समृद्धि केंद्र है वो यूनियन मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया। पूछा जा सकता है कहाँ, तो उमरी विलेज गुना मध्य प्रदेश में, ठीक है, ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कौन सी एजेंसी लगा रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। इसके साथ में 2 पार्टनर्स हैं, इनको पढ़ लेना, ज़्यादा काम के नहीं है। क्यों पायलट प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक तो उमरी में ही लगा है ना, दूसरा नाराकोडुरु, ठीक है, नाराकोडुरु आंध्र प्रदेश में भी ये पायलट प्रोजेक्ट लगा है, एक समृद्धि केंद्र बन रहा है। तीसरा चौरावला, ठीक है, यूपी में चौरावला में भी ये जो है पायलट प्रोजेक्ट लग रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि यूपी में कहाँ लग रहा है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब ये समृद्धि केंद्र कहाँ लगेंगे, क्या काम करेंगे, तो एक तो ये पंचायत भवन में लगेंगे। सिंगल विंडो है कि बहुत सारे सेक्टर के लिए एक जगह पे आ जाओ, बस सारी सुविधाएं प्रदान करेंगे। तो जैसे कि क्या क्या, हेल्थ केयर में जो है हेल्थ एटीएम, मतलब कि 30 मिनट के अंदर रिपोर्ट्स जांच वगैरह करेंगे, है ना, और 30 मिनट के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। टेली कंसल्टेशन प्रोवाइड कराएंगे कि आप बड़े शहरों में डॉक्टर्स से बात कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने कह तो दिया कि हमने गांव तक कनेक्टिविटी पहुंचा दी, तो वो चाहे तो दिल्ली में बैठे हुए डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं। पर आप सोचिए कि जो ग्रामीण किसान है, क्या वो ये सब प्रक्रिया समझता होगा कि कैसे वो डॉक्टर से बात कर सकता है, उससे कैसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। तो इन सब में जो हेल्प कराएंगे, ठीक है, वो जो केंद्र हैं वो हैं हमारे ये समृद्धि केंद्र, ठीक, कि वहाँ पे एक व्यक्ति बैठा होगा, उसके पास मतलब व्यक्ति बैठा है, भौतिक रूप से है तो भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, साथ में डिजिटल सब चीज़ें भी अवेलेबल हैं उसके पास, कि कैसे वो उस ग्रामीण व्यक्ति को बाहर के डॉक्टर से जोड़ सकता है, ठीक। तो अभी तक चीज़ें क्या थी, केवल किताबों में थी, है ना, कि सरकार ने कह दिया कि हाँ हमने ये पहुंचा दी इंटरनेट सेवाएं ग्रामीण इलाकों तक, और अब सभी लोगों को टेली एजुकेशन, टेली कम्युनिकेशन, टेली मेडिसिन, है ना, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। पर ऐसा नहीं है, है ना, खाली इंटरनेट पहुंचने से ऐसा नहीं होता, हमें उन्हें सिखाना पड़ेगा, उन्हें जोड़ना पड़ेगा। तो उनके लिए ही बनाए जाने हैं समृद्धि केंद्र। इसी तरह से एग्रीकल्चर में IoT बेस्ड, इंटरनेट ऑफ थिंग बेस्ड सॉइल टेस्टिंग, सॉइल को चेक कर पा सकते हो आप, मॉइस्चर चेक करा सकते हो। ड्रोन बेस्ड सपोर्ट, है ना,
कि अगर आपको अपनी फसल पे कोई कीटनाशकों का छिड़काव कराना है तो वहाँ पे ड्रोन की सुविधा भी होगी कि आप जाकर ड्रोन से अपने यहाँ पे कीटनाशकों का छिड़काव करा सकते हो। ऐसे ही स्मार्ट क्लासरूम्स होंगे, डिजिटल ट्रेनिंग दी जाएगी, ई गवर्नेंस के लिए कुछ कार्य किए जाएंगे, ठीक है। और इसमें जो कनेक्टिविटी है वो किसके द्वारा दी जाएगी, तो भारत नेट जो स्कीम चल रही है वो अब पब्लिक वाईफाई पीएम वानी स्कीम्स के थ्रू, ठीक। तो ये 2 स्कीम याद रखनी है, इससे जुड़ी हुई स्कीम है। और क्या ध्यान रखना है, वो 3 क्षेत्र जहाँ जहाँ पर ये योजना पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, और हल्का थोड़ा सा आइडिया कि ये है क्या, ठीक है। तभी आपको बाकी की चीजें भी याद होंगी जब आप ये आइडिया बना लेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें कि जो समृद्ध ग्राम इनिशिएटिव है उसका प्रोजेक्ट क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, तो टेलीकॉम प्रॉफिट को बढ़ाना नहीं, कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराना विदाउट सर्विसेज नहीं, मीनिंगफुल यूज ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ये ठीक है, और प्रमोट अर्बन डेवलपमेंट है ना, ये भी नहीं है क्योंकि नाम में ये समृद्ध ग्राम इनिशिएटिव, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो हमारा नाविक सैटेलाइट है ना। नाविक सैटेलाइट में एक सैटेलाइट की एटॉमिक क्लॉक खराब हो गई, ठीक है। नाविक सैटेलाइट क्या है, भारत का नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है। IRNSS वाली जो एक सीरीज है सैटेलाइट्स की, तो वो जो सीरीज है नेविगेशन जो सैटेलाइट्स हैं जिसके द्वारा नेविगेशन संभव हो पाता है, ठीक है। तो उन्हें क्या कहा गया है, नाविक नाम दिया गया है सरकार की ओर से, ठीक है। तो है क्या, इसमें से एक IRNSS 1F है, उस सैटेलाइट की एटॉमिक क्लॉक खराब हो गई है, जो एक परमाणु घड़ी काम करती थी वो खराब हो गई है। एक्चुअली हुआ क्या कि अभी रिसेंट में 10 मार्च को उसको 10 साल पूरे हो गए, उस सैटेलाइट को 10 साल पहले भेजा गया था, ठीक। तो जैसे ही उसकी आयु कंप्लीट हुई तो उसके जो क्लॉक थी उसने काम करना बंद कर दिया, ठीक। तो अब ये जो सैटेलाइट है ये पोजीशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग का डेटा नहीं दे पाएगा, ठीक है। अब समझते हैं एक एक करके कि क्या इशू है। देखो पहले तो ये नेविगेशन क्या होता है, जो हम GPS यूज करते हैं ना कि कौन चीज कहाँ पे है, कौन रास्ता कहाँ पे है, कितना दूर है, ठीक है, ये होता है नेविगेशन। इसके लिए नेविगेशन सैटेलाइट्स लगाए जाते हैं जो हमारे तक ये इन्फॉर्मेशन दे पाते हैं कि आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो ये रास्ता बेहतर रहेगा, है ना, इतनी दूर है, इतने समय में पहुंच जाएंगे। तो ये सारी गणना जो की जाती है, तो ये क्या क्या गणना करते हैं, पोजीशनिंग, क्या पोजीशन है, नेविगेशन, जाने आने का समय, जाने आने की स्थिति, और टाइमिंग, ठीक, कि किस जगह पे आप कितने समय में पहुंच सकते हो, ठीक है। तो ये सब गणना करने के लिए ना एक एटॉमिक क्लॉक की जरूरत होती है, ठीक है। अब ये एटॉमिक क्लॉक क्या होती है, परमाणु घड़ी क्या होती है। देखो हम वहां से दूरी तो नहीं नाप सकते, है ना, कोई हम इंच टेप लेकर थोड़ी बैठे हैं कि आकाश से धरती के हर स्पेस, हर जगह की दूरी नाप ले, ऐसा तो नहीं है। तो ये क्लॉक होती हैं, ये क्या करती हैं, टाइम डिटेक्ट करती हैं कि अगर प्रकाश है तो वो यहाँ से यहाँ तक कितनी देर में पहुंचेगा, ठीक है। और फिर इस टाइम, और अब हमें समय पता चल गया, प्रकाश का वेग तो हमें पता ही है, तो हम समय पता है, वेग पता है, तो क्या हम दूरी नहीं निकाल सकते। तो उसके आधार पर ही उसकी जो दिशा, दूरी वगैरह उसका अध्ययन कर रही होती है। अब क्या होगा, इस टाइम में अगर हम हल्की सी भी, क्योंकि सूर्य तो हमसे काफी दूर है ना, ये अगर आप देखें कि उसकी प्रकाश का जो वेग है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। तो यहाँ पे अगर हम हल्का सा भी अगर टाइम में 0.1 से हटा के 0.11 भी हो जाएगा ना, तो ये पूरा नंबर फिर काफी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब अगर टाइम नापने में आपने बहुत थोड़ी सी भी गलती कर दी तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा होगा, और दूरी की जो गणना आप सटीक रूप से कर रहे थे वो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इन टाइम को नापने के लिए हमें बहुत एक्यूरेसी वाली क्लॉक्स चाहिए होती हैं, तो वो होती है एटॉमिक क्लॉक, ठीक। तो हमारे जो नाविक सैटेलाइट है उसमें एक सैटेलाइट में ये एटॉमिक क्लॉक सभी में लगी होती है, तो एक सैटेलाइट की एटॉमिक क्लॉक क्या हुई है, खराब हो गई। अब इससे इशू हो गया है मिनिमम 4 प्रॉब्लम। अब ये मिनिमम 4 प्रॉब्लम क्या है, देखिए अगर आपको किसी का पोजीशनिंग डेटा देना है ना कि उसकी पोजीशन क्या है, तो हमें एक मिनिमम 4 सैटेलाइट की जरूरत होती है। ये 4 सैटेलाइट अलग अलग एंगल से उस वस्तु की स्थिति बताते हैं, ठीक है, कि कहाँ से कितनी दूर है,
क्या उसका विन्यास है, सभी चीजें उसमें बताएंगे। ठीक, लेकिन अगर एक खराब हो जाए और 3 बचे तो 3 ये गणना नहीं कर सकते। ठीक है, तो भारत का जो नाविक सैटेलाइट है, आप इसे समझने से पहले थोड़ा सा नाविक पे पहुंचाते हैं। तो जो हमारा नाविक सिस्टम है IRNSS, उसमें क्या है, 7 सैटेलाइट थे। ठीक है, 7 में से 2 पहले ही अपनी आयु पूरी कर चुके हैं, तो बचे 5। ठीक, अब 5 में से एक और खराब हो गया, तो अब कितने बचे हैं, केवल 4। अब हम एकदम लिमिट पे आ गए हैं कि अब अगर एक भी सैटेलाइट और खराब हो जाता है तो हमारी पोजीशनिंग डेटा की गणना करना बंद कर देगा, है ना, वो हमें सही पोजीशन नहीं बता पाएगा। तो ये हमारे लिए जो है ये है प्रॉब्लम। ठीक है, न्यूनतम 4 समस्या कि अगर हमें सटीक गणना करनी है तो हमें मिनिमम 4 सैटेलाइट लगेंगे, और अगर हम IRNSS 1F को हटा दें तो अब हमारे पास केवल 4 सैटेलाइट ही बचते हैं। 4 चाहिए, 4 ही बचते हैं, तो दिक्कत क्या है, दिक्कत अभी कुछ नहीं है। दिक्कत यह है कि अगर और कुछ समय में, क्योंकि सभी अपना अपना समय पूरा कर रहे हैं धीरे धीरे, तो और कुछ समय में अगर एक और सैटेलाइट खराब हो जाता है तो फिर इशू क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और इसने हमारे सिस्टम को वल्नरेबल बना दिया। ठीक, तो यहाँ पर नाविक सिस्टम के बारे में हमने देख लिया, उसका ऑपरेशनल नाम नाविक है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि भारत को अपना एक इंडिजिनस रिलायबल पोजीशनिंग नेविगेशन टाइमिंग डेटा प्रोवाइड कराना। देखो एक्चुअली है क्या, GPS भी प्रोवाइड कराता है ना, हम कह सकते हैं। तो फिर हमें अपने सिस्टम की क्यों आवश्यकता है, क्योंकि अगर युद्ध जैसी स्थिति आती है, ठीक है, और अगर GPS तो अमेरिका का है, ऐसे समय में अगर अमेरिका ने हमें डेटा प्रोवाइड करने से मना कर दिया, जैसे उसने किया भी था, है ना, जो कारगिल युद्ध का समय था तब अमेरिका ने हमें अपने GPS सिस्टम का डेटा देने से मना कर दिया था। ठीक, तो ऐसे समय में अगर हमारा अपना नेविगेशन सिस्टम होगा तो ही वो हमारी मदद कर पाएगा, है ना। हम किसी दूसरे के भरोसे बैठे रहेंगे और वो लास्ट मोमेंट पे मना कर देगा तो हमें फिर उसके बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए क्या है, हमने अपना इंडिजिनस रिलायबल पोजीशनिंग नेविगेशन सिस्टम लगाया जो भारत और भारत के चारों ओर का जो 1500 किलोमीटर का एरिया है। ठीक है, तो जैसे कि ये भारत हो गया हमारा, और फिर उसके बाद उसके चारों ओर का जो 1500 किलोमीटर का एरिया है उसमें उसका पूरा डेटा ये प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, 7 सैटेलाइट हैं, इसमें 3 जियो स्टेशनरी में हैं, 4 जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में हैं। ठीक है, तो ये इसका काम है। एटॉमिक क्लॉक क्रिटिकल क्यों होती है, महत्वपूर्ण क्यों होती है, मैंने आपको बता दिया, है ना, क्योंकि ये जो दूरी है उसका पता लगाती हैं समय के द्वारा, और अगर समय में हल्की सी भी दिक्कत हो जाएगी तो स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा है, 3 × 10⁸ मीटर, तो आपकी छोटी सी गलती भी आपकी स्थिति में काफ़ी परिवर्तन दिखा सकती है। तो इसलिए ये एटॉमिक क्लॉक्स महत्वपूर्ण है और ये पूरा टॉपिक ही महत्वपूर्ण हो गया है। ठीक है, हमने जैसे देखा कि नाविक तो भारत का है, ऐसी बाकी अन्य देशों के कौन कौन से हैं, तो कुछ नाम ध्यान रखना है। जैसे GPS है USA का। ठीक है, कवरेज ग्लोबल कवरेज है, जैसे हमने देखा ना कि हमारे 7 सैटेलाइट हैं और केवल 1500 की भारत और 1500 किलोमीटर की दूरी का ही डेटा देंगे, लेकिन GPS जो है वो पूरे विश्व का डेटा रखता है। ठीक है, नाविक इंडिया का है, QZSS जापान का है, रीजनल है, और बेडो चाइना का है। इसमें ग्लोनास रह गया है ना, ग्लोनास और नोट कर लीजिएगा, ये रशिया का है। ठीक, क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है ऐसे मल्टी स्टेटमेंट टाइप कि एटॉमिक क्लॉक्स जो हैं वो सिग्नल मेजर करती है, सिग्नल ट्रेवल टाइम इन सैटेलाइट, तो मैंने आपको बताया टाइम को ही मेजर करती है, सही है। एन एरर ऑफ माइक्रोसेकंड कैन कॉज लार्ज पोजीशनिंग एरर, ये बात बिल्कुल ठीक है कि थोड़ी सी भी एरर होगी तो जो है एक आपकी स्थान और स्थिति में, दूरी में एक बहुत बड़ी गलती के रूप में दिखाई देगी। और ये सीजियम की क्लॉक यूज करता है, नहीं, हम सीजियम की क्लॉक यूज नहीं करते, हम करते हैं रुबिडियम। ठीक है, ऊपर लिखा है, आप एक बार देख लेना, मे भी लिखा होगा, नहीं तो नहीं लिखा है तो नोट कर लेना कि रुबिडियम की क्लॉक्स हम इसमें यूज करते हैं। ओके, तो आंसर होगा 3 गलत है, तो 1 and 2 ओनली। नाविक प्रोवाइड करता है कवरेज एंटायर ग्लोब को, नहीं, खाली इंडियन ओशन को नहीं, खाली इंडिया को नहीं, इंडिया एंड 1500 किलोमीटर बियॉन्ड।
ये वाला जो फैक्ट है ना, इस पे एक बार यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है, आईएएस में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है, इसरो ने एक टेस्ट कंडक्ट किया है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का। ठीक है, तो C फॉर क्रायोजेनिक, E फॉर इंजन 20, इसका टेस्ट हुआ है और ये टेस्ट सफल रहा है। और अगर इस तरह के टेस्ट सफल रहते हैं तो उसके बाद जब हम इसे अपनाएंगे ना, इस क्रायोजेनिक इंजन को, तो ये बहुत ही भारी जो रॉकेट्स हैं, है ना, जैसे LVM-3, उनको उनकी पेलोड कैपेसिटी को बढ़ा देगा। क्या वो और ज़्यादा वजनदार चीज़ें लेके अंतरिक्ष में जा पाएंगे। ठीक, तो पहले तो हम समझते हैं क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है। देखो, कहीं पे भी क्रायो लग जाए ना, क्रायो मीन्स होता है कोल्ड, ठंडा। ठीक है, तो क्रायोजेनिक है मतलब यहाँ पर हमने कुछ गैसेस को बहुत ठंडे उसमें जमा करके रखा हुआ है। ठीक है, तो आप बताइए, जैसे बहुत ठंडे तापमान पे आप बताइए कि जब हम गैस को गर्म करते हैं, या जैसे वाटर है ना, वाटर को गर्म करते हैं तो क्या होता है, क्या बनता है, वो गैस बन जाती है ना। और ऐसे ही अगर हम गैस को ठंडा करें तो वो क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है, पानी बन जाता है। सेम ऐसे ही जब हम गैसों को, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है लिक्विड अवस्था, गैसियस अवस्था में, जब हम उन्हें बहुत कम तापमान पे स्टोर करते हैं तो वो क्या बन जाती है, लिक्विड। तो हम ये जो क्रायोजेनिक इंजन होता है, इसमें लिक्विड हाइड्रोजन होती है और लिक्विड ऑक्सीजन होती है। ठीक है, एज अ प्रोपेलेंट यूज होते हैं, एज अ फ्यूल यूज होते हैं ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने तापमान पे होती है, -183, हाइड्रोजन -253 तापमान पे जो होती है लिक्विड बन जाती है। ठीक, फायदा क्या है इसका, इन क्रायोजेनिक इंजन का, इसमें बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी होती है कि बस आप थोड़ा सा ही फ्यूल दोगे तो उसका बहुत अधिक थ्रस्ट देगा वो। ठीक है, माइलेज ज़्यादा होता है, ऐसा कह सकते हैं आसान शब्दों में। स्पेसिफिक इम्पल्स काफ़ी ज़्यादा होता है, इम्पल्स ज़्यादा है मतलब कि बहुत ज़्यादा भार लेके उड़ सकता है, तो हम पेलोड की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और जो हमारे हैवी मिशन हैं, जैसे गगनयान हो गया, ठीक है, एक भारत विश्व अंतरिक्ष में अपना एक स्पेस क्राफ्ट लगाना चाह रहा है। ठीक, तो उसमें हेल्पफुल हो सकता है। जो भी भारी वजनदार हैवी मिशन है उनमें ये काम करने में सहायता करेगा। ठीक, तो क्रायोजेनिक इंजन क्या करता है, लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यूज करता है, सही है। लिक्विड हाइड्रोजन इज स्टोर्ड एट हायर टेम्परेचर, नहीं, हमने अभी देखा था कि यहाँ पे देख लेते हैं कि लिक्विड हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा तापमान पर क्या हो रही है, मतलब बहुत ही कम तापमान पर जो है लिक्विफाइड हो रही है, द्रव में तब्दील हो रही है, जबकि ऑक्सीजन तो -183 पे ही हो जाती है ना। लेकिन हाइड्रोजन को अगर आपको द्रव में बदलना है तो तापमान बहुत बहुत कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बात ध्यान रखनी है। तीसरा पॉइंट है, क्रायोजेनिक इंजन प्रोवाइड हायर एफिशिएंसी कंपेयर टू सॉलिड फ्यूल इंजन, तो ये बात सही है ना। तो 2 गलत है, 1 और 3 सही है, आंसर बनेगा ए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, एक हमारा पहला बंदरगाह बना है जिसका डिजिटल ट्विन है। ट्विन क्या होता है, जुड़वा भाई, जुड़वा भाई या जुड़वा बहन, तो उसे बोलते हैं ट्विन, है ना। कहते हैं ना ट्विन्स हैं ये दोनों भाई या दोनों बहनें। तो डिजिटल ट्विन का क्या मतलब है, एक पोर्ट होगा, उसका एग्जैक्ट सेम जो वो काम कर रहा है, जो चीजें भी हैं, वो सारी की सारी डिजिटल प्रेजेंस पे होंगी, डिजिटल वे में। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे कि उसका डिजिटल ट्विन है। ठीक, तो एक हाई फिडेलिटी वर्चुअल रेप्लिका होती है, जो भी उसकी उस पोर्ट की फिजिकल एसेट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कुछ भी है ना, एग्जैक्टली वो सेम थिंग एक डेटाबेस पे भी होगी। जो चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं वो रियल टाइम में हमारे कंप्यूटर पे भी चल रही होंगी। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम पोर्ट का डिजिटल ट्विन। तो कौन सा पोर्ट बना है, चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी। ठीक है, वीओ चिदम्बरनार, ये नाम ध्यान आपको रखना है। भारत का पहला बंदरगाह है जिसको उसका डिजिटल ट्विन मिला है। इसमें क्या करेंगे हम, IoT, GPS, CCTV, लिडार मैपिंग, इन सब से डेटा लेंगे। ठीक है, कि क्या क्या चल रहा है, और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ करेंगे
और उस सारे डेटा को फिर हम डिजिटल वे में स्टोर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसमें क्या आ सकता है कि कौन सा ऐसा पहला पोर्ट है जो डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म बना है। ठीक, तो वीओ चिदम्बरम पोर्ट कहाँ पर है ये, तो तमिलनाडु में, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने अभी आपको नहीं बताया, तो चिदम्बरम को पोर्ट तमिलनाडु में है, याद रखना है। डिजिटल ट्विन क्या है, फिजिकल रेप्लिका ऑफ पोर्ट, नहीं, फिजिकल रेप्लिका नहीं है, डिजिटल रेप्लिका। रेप्लिका क्या होता है, सेम एज इट इज जो है वही बना देना। ठीक, बस किस फॉर्म में है, फिजिकल वैसी ही नहीं बनी, डिजिटल फॉर्म में। ठीक, रियल टाइम डेटा लेगा वो पोर्ट के ऑपरेशन को समझने के लिए, संचालन के लिए, तो हाँ सही बात है। और IoT और AI जैसी टेक्नोलॉजी है, ये भी सही है, तो पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है, आंसर बनेगा। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम। ठीक है, उसके तहत 2 शावक जो हैं उनका जन्म हुआ है रिसेंट में। ठीक, तो कहाँ पर हुआ है, जैसलमेर राजस्थान में एक सेंटर है, सैम कंजर्वेशन सेंटर, वहाँ पे ये 2 नए चिक जो शावक हैं उनका जन्म हुआ। उनमें से एक तो नेचुरल मेटिंग के द्वारा जन्म हुआ, उसका प्राकृतिक रूप से प्रजनन के द्वारा, और दूसरा जो था उसका कृत्रिम रूप से हुआ। ठीक है, तो ये जो हमारे चिक्स हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के चिक, तो इन्होंने हमारी एक बहुत बड़ी मुश्किल को काफ़ी हद तक सॉल्व कर दिया है। तो देखते हैं क्या है ये मुश्किल। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है हमारा, वो इंडिया का मोस्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड है। राजस्थान में मिलता है, राजस्थान का स्टेट बर्ड है, राज्य पक्षी है, और विश्व के सबसे भारी फ्लाइंग एनिमल बर्ड में से है। मैंने आपको अभी रिसेंट में 1-2 क्लासेस पहले बताया है कि विश्व का सबसे ऊंचा है ना, सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी कौन सा है, तो आप उसका नाम मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, कौन सा है वो। अब ये हैवीएस्ट है ना, सबसे भारी उड़ने वाले पक्षी में से एक है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और हमारे यहाँ बस्टर्ड की ना 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, लेसर फ्लोरिकन, बंगाल फ्लोरिकन एंड मकीन्स बस्टर्ड। ठीक, तो इन चारों में से एक है। और इस जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ना, कि अब एकदम समाप्ति की कगार पे ही है, तो सरकार ने इसको कंजर्व करने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया हुआ है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम। ठीक है, 2018 में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया, कैप्टिव ब्रीडिंग को। ठीक है, तो और उनका जन्म अच्छे से हो पाए ये सुनिश्चित किया जाएगा, और फिर उसके बाद उनकी सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी फॉरेस्ट में। मतलब कि अब जब ये शावक हैं, ये जो चिक्स हैं, थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो फिर इन्हें फॉरेस्ट में छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो जो शुरुआती स्तर के खतरे होते हैं ना, उनसे बचने के लिए कैप्टिव ब्रीडिंग कराई जाएगी। ठीक, तो कहाँ कहाँ पे मिलता है ये, मेनली तो राजस्थान में बताया है, जैसे कि राजस्थान का पक्षी है, लेकिन राजस्थान के आसपास के इलाकों में जैसे गुजरात में, और बहुत ही कम मात्रा में महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में, है ना, बहुत कम संख्या में वहाँ पे भी मिलता है। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, IUCN की रेड लिस्ट की बात करें तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, साइट्स की अपेंडिक्स 1 में शामिल है, माइग्रेटरी स्पेशीज की कन्वेंशन है तो उसमें भी ये शामिल है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसे सबसे उच्च स्तर के जो संरक्षण है वो प्रदान है, शेड्यूल 1 का संरक्षण। ठीक है, इसके लिए सरकार ने क्या क्या करा है, इसके लिए 2018-19 में एक पार्टनरशिप से प्रोजेक्ट चलाया गया, जैसे मैंने आपको बताया। किस किस ने मिलकर चलाया, तो एक तो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री हमारी, एक राजस्थान का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और इनके साथ मिला वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इन्होंने ये चलाया, और इस परियोजना के द्वारा 2 केंद्र बनाए गए हैं कि एक है सैम जैसलमेर, एक है रामदेवरा पोखरण। ठीक है, इन 2 केंद्रों में क्या की जा रही है, इनकी ब्रीडिंग कराई जा रही है, प्रजनन पे ध्यान दिया जा रहा है, और अगर हम रिसेंट की बात करें तो इनकी संख्या 70 हो गई है। ठीक है, और अभी तक की सर्वाधिक संख्या है जो अभी रिसेंट में रिकॉर्ड हुई है। ठीक, तो एक अच्छी सी स्पेशीज है जिसको हम एक्सटिंक्ट होने से बचा रहे हैं, और इंडिकेटर स्पेशीज भी है, मतलब इंडिकेट करती है कि ग्रासलैंड अच्छा है नहीं, ग्रासेस में रहती है ना, ग्रासलैंड में रहती है, तो बताती है कि उसकी ग्रासलैंड की जो हालत है, उसका स्वास्थ्य है वो अच्छा है या नहीं।
ग्रासलैंड अच्छा होगा तो इनकी संख्या बढ़ेगी, खराब होगा तो इनकी संख्या कम होगी। तो इंडिकेट कर रही होती है। ब्रीडिंग कैसे होती है कि जो फीमेल है वो साल में एक एग देती है और उसके सर्वाइवल के चांस भी बहुत कम होते हैं ना, क्योंकि बहुत सारे जो अन्य जीव हैं वो उसको नुकसान पहुंचा देते हैं। लेकिन जब हम उसे कैप्टिव ब्रीडिंग में रखते हैं, जैसे आपको बताए 2 संरक्षण सेंटर हैं, अगर हम उनमें निगरानी में उनका प्रजनन करवाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, तो इस संख्या को हमने, इस नंबर को, सर्वाइवल के रेट को 30% तक इम्प्रूव किया है। ठीक, तो ये जो है पक्षी, ये बहुत ही काम का है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। क्या कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं ये देख लेते हैं। तो आ सकता है कि कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला स्टेटमेंट है कि इट इज़ वन ऑफ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड, तो हैवीएस्ट है, ठीक है। मेनली फाउंड इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, गलत है ना, फॉरेस्ट में नहीं, ग्रासेस में मिलता है, ठीक। तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा सही है कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसकी शेड्यूल 1 में अधिकतम श्रेणी की जो संरक्षण है वो इसे प्राप्त है, तो आंसर बनेगा ए, ठीक है। ब्रीडिंग सेंटर कहाँ, कौन सा है इसका मेन ब्रीडिंग सेंटर, तो सैम जैसलमेर, जहाँ पे इन 2 शावकों का जन्म हुआ है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, एक प्लांट की स्पेशीज मिली है ऑस्बेकिया जुबीन गार्गेरियाना, ठीक है। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, नाम याद रखना आसान होगा, अभी बताती हूँ कैसे। तो गुवाहाटी में, असम में एक मानस नेशनल पार्क है ना। देखो, अब हमें इससे करंट अफेयर्स पढ़ने का ना यही फायदा होता है कि उससे ट्रेडिशनल नॉलेज भी स्ट्रांग होती है। तो जैसे आपने एनवायरनमेंट में पढ़ा होगा कि मानस नेशनल पार्क कहाँ है, असम। तो अब हमने जब इसको यहाँ पे ऐसे पढ़ रहे होते हैं तो हमारी वो नॉलेज भी क्या हो रही होती है, शार्प हो रही होती है, ठीक। तो मानस नेशनल पार्क में एक नई प्लांट की स्पेशीज मिली है ऑस्बेकिया जुबीन गार्गियाना, ठीक है। इसका नाम ध्यान रखना है। मानस नेशनल पार्क कहाँ पे है, असम में है, अभी बता ही दिया, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक। किसने डिस्कवरी करी, काम के नहीं है, देख लेना मन करे तो। कौन से जर्नल में पब्लिश हुई, ये भी ज़्यादा काम का नहीं है, फाइटोटेक्सा नाम का जर्नल है। वहाँ पे ये जो पौधा है, इसका नाम क्या रखा गया है, मतलब किस नाम से इसे जाना जाता है वहाँ असम में, तो मॉनजाई नाम से, ठीक है। मेलाटोमाटकी नामक फैमिली से ये संबंधित है, ठीक है। पुष्पों का परिवार है, उष्ण कटिबंधीय पुष्पों का परिवार, ठीक। लगभग 2.5 से 3.5 मीटर की लंबाई होती है, इस मतलब ऊंचाई, इतनी हाइट का है ये जो पौधा है। और इसमें फूल आते हैं पिंक कलर के और पर्पल कलर के। मुझे यहाँ इमेज लगानी थी, मेरे स्लिप हो गई लास्ट में माइंड से, तो आप देख लेना, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको इमेज मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो स्पेशीज है, जैसे हमने देखा ना, इसका नाम है गार्गियाना, तो वो किसके नाम पे रखी गई है, जुबीन गर्ग, ठीक है। तो जो जुबीन गर्ग हैं वो असम के सिंगर थे और अभी रिसेंट में उनकी मृत्यु हो गई एक एक्सीडेंट में, ठीक। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, तो उनके नाम पे ही स्पेशीज का नाम ध्यान रखा गया है। आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या है ना, नाम दे के पूछ लेगा, तो प्लांट स्पेशीज है, ये ध्यान रखना है। कहाँ पे डिस्कवर हुई है, तो मानस में। तो यहाँ आप देखोगे कि ना, ये जो नई नई स्पेशीज आती है ना, इनसे बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आते, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। पहले तो नाम दे के पूछ लेगा ये क्या है, हाल ही में चर्चा में रही थी। दूसरा पूछ लेगा कहाँ से मिली है, और अगर उसमें कोई बहुत विशेष बात है, जैसे ये जुबीन गर्ग के नाम पे है ना, तो इस तरह का कुछ आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मायोफिन केम्पी रेयर असमियन बग। तो ये मायोफिन केम्पी नाम का एक एसेसिन बग मिला है, रेयर एसेसिन बग, जो रेयरली दिखता है। 102 साल पहले दिखा था, ठीक है। कहाँ पर दिखा था, 102 साल पहले, अंडमान निकोबार में, ठीक। सॉरी, 102 साल पहले दिखा था ये मेघालय में, है ना। अभी ये दिखा है अंडमान निकोबार में, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक बग है, ठीक। किसने इसे रिसर्च किया है, तो सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्थिनोलॉजी, सेकॉन नाम से आप जानते होंगे मे बी। तो कोयम्बटूर में है ये संगठन। तो उसने इसको ढूंढा है, उसने इसकी खोज की है। सबसे पहली बार जो इसकी खोज हुई थी 1924 में करीब, जो ब्रिटिश एंटोमोलॉजिस्ट थे विलियम एडवर्ड चाइना के, उन्होंने इसकी खोज की थी। तब ये कहाँ मिला था, तब ये मिला था सिजू केव में,
ठीक है। सिजू केव कहाँ पे है? मेघालय में है। इसे बैट केव भी कहा जाता है। ठीक। और लगभग 102 साल तक फिर ये नहीं मिला, कहीं नहीं पाया गया, और अब 102 साल बाद ये फिर से मिला है। तो थोड़ा सा बस ध्यान रखना है कि एक रेडियोविडे फैमिली से बिलोंग करता है, जो डार्क लाइमस्टेन केव्स होती हैं, है ना, अंधेरी गुफाएं होती हैं चूना पत्थर वाली। कहाँ मिलता है चूना पत्थर वाली गुफाएं? जो हमारा भूजल वाला सबटेरेनियन हैबिटेट्स होते हैं ना, धरती के भीतर के हैबिटेट्स, वहां पे मिलेगा। ठीक है। और शिकारी टाइप का बग है ये। ठीक। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका नाम। क्वेश्चन क्या आ सकते हैं कि पहली बार 1924 में मिला था। ठीक है। कॉमनली फाउंड इन फॉरेस्ट कैनोपीज? नहीं, कॉमनली नहीं मिलता है। लाइमस्टेन केव में मिलता है? हाँ, ठीक है। तो 1 और 3 सही आंसर हो गया। ठीक है। तो ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, 18 तारीख की क्लास में। और आपको अगर यकीन मानिए, अगर आपको करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है एग्जाम में, तो देखो 1 या 2 क्वेश्चन तो ट्रिकी आते हैं ना, वो आप कुछ भी कर लो वो नहीं हैंडल होते। ठीक। तो अगर हम 1 या 2 क्वेश्चन को हटा दें तो मान लीजिए 35-40 क्वेश्चन आएंगे आपके, 35 तो कहीं नहीं गए। उसमें से 2-3 हटा भी दो तो आप 30-32 क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके आ सकते हो। बस आपको क्या करना है, ये डेली क्लास सुननी है, इसके बाद ये PDF जो है उसे ज़रूर पढ़ना है, और उसे पढ़ते समय अपने अकॉर्डिंग उसको हाईलाइट कर देना है। ठीक है। आपको ही पता है कि आपको क्या चीज़ नहीं आती है ना। मैंने तो जो चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं वो इम्पॉर्टेंट की वजह से, लेकिन कई बार आपके लिए इम्पॉर्टेंट कुछ अलग चीज़ हो सकती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने नोट्स को मैनेज करें और उनको हाईलाइट करें और उसका फिर बार बार रिवीजन करें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और PDF डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू।